हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम अमरीश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। उनसे बात करके हमेशा ताज़ा खबरें और बेहतरीन एनालिसिस मिलता है। अमरीश मिश्रा जी का अपना यूट्यूब चैनल है, आप लोग बहुत देखते होंगे जरूर। अमरीश मिश्रा स्पीक्स वाइवा पैलेस्टाइन, उनके उस चैनल पर आप ज्यादा से ज्यादा जाएं और उनकी बहुत वीडियो होती है, बहुत ही दमदार वीडियो होती है, इंफॉर्मेशन बहुत होती है। आज हम उनसे बात करेंगे कई पहलुओं पर। एक तो यह कि ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इजराइल फिर से हमला कर सकता है, यानी जंग फिर से छिड़ सकती है। कोई भी जंगबंदी कागज पर नहीं है, जंग का खतरा मुसलसल बना हुआ है। साथ साथ ईरान से यह भी आवाजें आ रही हैं कि हम जंग की बेहतरीन तैयारी में हैं और इस बार कोई गफलत नहीं है, पूरी तैयारी है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जंग फिर से होगी। और उसके अलावा इसराइल के अंदर जो गाजा को कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, एक तरफ खबरें आ रही हैं कि फौजियों की तादाद बहुत कम है इसराइल के पास, अब वो अमेरिका और फ्रांस से भी भर्ती करेगा यहूदियों को। दूसरी तरफ से खबर आ रही है कि 60,000 फौजियों को वो गाजा भेजने वाला है, रिजर्व फौजियों को। आखिर ये कंट्रास्ट क्या है? क्या वाकई कमजोर है, क्या वाकई ताकतवर है? ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उधर हमास ने जंगबंदी के लिए रजामंदी जाहिर की है। नेतन्याहू अब भी थोड़ा आगे पीछे की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां के सरकारी अफसरान और अमेरिका ये कह रहा है कि हम हमास के जरिए कबूल किए गए उस प्रपोजल को स्टडी कर रहे हैं। क्या कुछ है? उधर सीरिया में भी बहुत कुछ हो रहा है। सीरिया में अमरीकी जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने मुलाकात की है दुरुज लीडर से सीरिया के मामले पर, और सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल के डेलीगेशन से पेरिस में मुलाकात की है। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने वीडियो भी जारी की थी, क्या इसराइल और ईरान की जंग फिर से शुरू होगी? आपको क्या लगता है? नहीं, फिर से तो शुरू होना है। देखिए, और ये यहाँ मेरी जो खबर है कि अगस्त एंड तक शुरू हो सकती है, इतनी जल्दी। इसमें बस एक ही पड़चन है कि मतलब अभी नेतन्याहू को ये लग रहा है कि गाजा में जब पूरा मामला अस्त व्यस्त है, तो फिर वो एकदम से ईरान पे अभी अभी अटैक कैसे करे। तो गाजा को पहले वो कुछ सीज फायर वगैरह, चाहे टेम्पररी सीज फायर हो, इस तरह की कोई सिचुएशन वहां लाना चाहता है। और दूसरा, अंदरूनी तौर पे नेतन्याहू घिरा हुआ है, इस समय उसकी सरकार गिर सकती है। नए इलेक्शंस की बात हो रही है, क्योंकि इस बार जो राइट विंग मिनिस्टर्स हैं वो भी नाराज हैं, स्मोट्रिच और बेन गिवर। और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा है कि पार्शियल डील मत करो हमास से। जो भी अब डील होगी उसमें हमास का सरेंडर इन्वॉल्व होगा, लेकिन हमास का सरेंडर कभी होगा नहीं। और हमास लगातार लड़ाई जारी रखे, और एक तरह से पटखनी भी दे रहा है इजराइल को। अब वहां पर परिस्थितियां ये बन गई हैं कि नेतन्याहू ये चाहता है कि भाई, अगर इलेक्शन होगा अभी तो उसकी सरकार गिरेगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, और उसमें क्योंकि प्रिडिक्शंस भी ऐसे हैं कि वो सरकार नहीं बचा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वॉर, मुझको लगता है कि ये है। अच्छा, ये अनफिनिश्ड एजेंडा भी है। इलेक्शन वगैरह की बात ना भी करे तो इधर नेतन्याहू ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि उसको एक उसको स्पिरिचुअल कॉलिंग है कि ग्रेटर इजराइल वो बनाए। अब इस ग्रेटर इजराइल स्पिरिचुअल कॉलिंग में लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, ये सब, जॉर्डन, ये सब तो है ही। अब उसमें नया एंगल आ रहा है कि सऊदी अरेबिया के का मक्का मदीना भी है, कि कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के मक्का मदीना को, जिसको जूस अपना एक टेफलिन मानते हैं कि वो काबा जो है वो मुस्लिम्स का नहीं है, वो जूस का है। और टेफलिन एक एक उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो वो उसका हिस्सा है। और वो मोजेस, ये मोजेस ने जो है वो खुदा से बातें माउंट सिनाई पे नहीं की थी, सऊदी अरब में की थी। तो सऊदी अरब भी उनके लिए उतना ही सीक्रेट है। ये एक ऑथर है, एवी लिपकिन, जिसने इस थ्योरी को फ्लोट पहले किया था। अब वो फिर से चर्चा में आई। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या है कि ईरान से वॉर नेतन्याहू बहुत जरूरी समझता है, अर्जेंट समझता है। दूसरा, अमेरिका थोड़ा यूक्रेन से फारिग हो जाए, क्योंकि यूक्रेन को लेके बड़े हाई लेवल की बातें चल रही है। पूरा का पूरा यूरोप अमेरिका पहुंचा हुआ है।
मतलब पहुंचा था अभी, और सारे यूरोपियन लीडर्स और पुतिन और ट्रम्प की अलास्का में बकायदा समिट हुआ। उसके बाद उसमें जेलेंस्की नहीं था, फिर जेलेंस्की को लेकर सारे यूरोपियन लीडर्स वॉशिंगटन पहुंचे। तो ये हो रहा है कि कोई लैंड स्वैप डील हो, जिसमें रशिया भी लैंड रख ले, कुछ यूक्रेन को भी कुछ मिल जाए। उसके बाद ट्रम्प ने कहा है कि वो कुछ यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी भी देने को तैयार है, हालांकि वो नेटो में नहीं लेगा, क्योंकि एक रशिया की डिमांड है, नेटो में नहीं लेगा। तो अब ये सारी जो चीजें हैं, इनसे इन्हीं की वजह से अटैक रुका हुआ है। अदरवाइज अभी तक ईरान से इजराइल की वॉर शुरू हो गई होती, इसमें कोई दो राय नहीं। और यानी अभी देखिए, यानी गाजा की जंगबंदी हो जाए, यूक्रेन में कुछ हालात बेहतर हो जाए, वहां भी कुछ जंगबंदी हो जाए, तो ईरान के खिलाफ हमला हो सकता है, आपका ये कहना है? मेरा ये मतलब मानना है हाँ। ब्रॉडली, ये मेरा नहीं मानना है, ये नेतन्याहू के कैलकुलेशंस है। लेकिन नेतन्याहू की कैलकुलेशंस और भी गड़बड़ा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ये बहुत अजीब सी एक स्थिति है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नेतन्याहू सीधे ये कह दे कि अभी अभी ईरान से अभी ही लड़ना जरूरी है, इसी समय ईरान से लड़ना जरूरी है। ये भी नेतन्याहू का एक पर्सपेक्टिव हो सकता है। और तो इसलिए, और इसराइल ये ईरान के मामले में ट्रंप ने एक तरह से नेतन्याहू को खुला छोड़ दिया है कि भाई तुम अपना जो भी करना है करो। हालांकि उनसे कंसल्टेशन होता रहता है, ये रहता है, तो नेतन्याहू प्रिफर करेगा जब कि ट्रंप थोड़ा फ्री हो तब ये हो। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो डिपेंड करता है कि ईरान में अब इस बार ऑपरेशन क्या प्लान किया उन्होंने, वो उसकी टाइमिंग क्या रहेगी। क्योंकि पिछली बार का ऑपरेशन बहुत क्लियर था कि ईरान के अंदर के डिसिडेंट्स को लेके और ईरान के अंदर ही ईरानियों पे हमला कराना, ईरानियों से ही हमला कराना, और फिर उसके बाद एयर डिफेंसेस वगैरह जब बेकार हो जाएं ईरान के, तो फिर स्ट्राइक करना इजराइल से, और एयर स्ट्राइक करना, इजराइल से मिसाइल छोड़ना, वो सब हुआ। लेकिन वो खैर सबको पता है कि वो पूरा उल्टा पड़ गया। अब ये लोग क्या ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार अजरबैजान से लॉन्च किया था। अब अजरबैजान आर्मीनिया में समझौता भी करा दिया है ट्रंप ने। पेजेश्कियान भी अर्मीनिया पहुंचे हैं कल, और वहां पर एक ईरान और अर्मीनिया का कॉरिडोर भी बनने की बात है। इधर लेबनान में भी जो पूरी बातचीत चल रही है, अमेरिका ने प्रेशराइज कर दिया था लेबनान को कि खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके सुन्नी नवाब सलाम को, कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करें। फिर ये लारिजानी जो ईरान के हैं सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, ये गए वहां पर लेबनान। तो वहां पर फिर जो वहां के प्रेसिडेंट से बात की। प्रेसिडेंट वहां का क्रिश्चियन है, लेकिन वो नवाब सलाम से ज्यादा थोड़ा प्रो हिजबुल्लाह दिखता है। और हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की कोई स्थिति अभी पैदा नहीं होगी, क्योंकि अभी पॉपुलर सपोर्ट है, और हिजबुल्लाह तो एक राजनीतिक पार्टी है वहां। तो ये सारी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि ईरान प्रोएक्टिव है, जैसे तुरंत लेबनान पहुंच जाना, फिर अर्मीनिया तुरंत पहुंच जाना, जैसे ही ट्रंप गया वहां उसके बाद अर्मीनिया वहां पर पहुंच जाना। तो ये ईरान भी ये इस चीज में लगा हुआ है कि डिप्लोमेटिकली वो इंसुलेट, मतलब वो सब उसके जो फ्रंट्स हैं वो सब सही रहे, और इजराइल से जो जंग हो उसमें फिर पूरी तैयारी के साथ ईरान उतरे। जी, अच्छा, आपने एक ये बात है। बड़ी अहम कही है कि वो जो ग्रेटर इजराइल वाले प्लान के बारे में नेतन्याहू ने बयान दिया है, उसमें मक्का मदीना भी शामिल है उनके प्लान में। तो क्या सऊदी अरब की हुकूमत जो इजराइल के साथ है, इजराइल को तमाम मदद पहुंचाने में काम कर रही है? जब हूथी अंसारुल्लाह ने रास्ता बंद किया समंदर का, तो जमीनी रास्ता सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन ने दिया इजराइल को। ये सारे मदद दे रहे हैं। इस मदद के बावजूद सऊदी अरब पर कब्जा करने की इजराइल की तैयारी है। तो क्या ये इसी तरह के गुलाम किस्म के जो हुक्मरान हैं, ये उसी तरह से उसी की खिदमत करते रहेंगे जो उसका दुश्मन है, या वहां कहीं कोई आवाज उठेगी? ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का मामला है, ये सिर्फ सऊदी अरब का नहीं है, मक्का और मदीना। अगर कोई और टेरिटोरियल डिस्प्यूट जिसे कह दिया जाता है वो उसके साथ हो, तो शायद दुनिया के मुसलमान उस पर कहीं एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन मक्का और मदीना पर अगर इजराइल का कब्जा होता है तो वो तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज है। क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू उसमें बहुत सीरियस है? नहीं नहीं, देखिए वो एक
इनके जुविश इंटेलेक्चुअल हैं एवी लिप्किन, उनका ये 2012 से उनका एक ये आर्गुमेंट है, ये बकायदा मैंने कल अपने वीडियो में भी उनका जो क्लिप है इंटरव्यू का वो डाला है। और नेतन्याहू, देखिए वो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी जो जैसे अगर जॉर्डन और इजिप्ट और इन सब जगहों पे इजराइल आगे बढ़ता है, अभी कल ही की खबर है कि सीरिया में कुछ सेटलमेंट्स फिर नए बनाए जा रहे हैं, कोनेत्रा में सोचिए अंदर, और जिसको ग्रेटर इजराइल के नाम दिया गया है। कुछ इजरायली सिविलियंस भी वहां पहुंच गए हैं, उनको बाकायदा लाया गया है, जबकि ये बात है कि वो एक मिलिट्री जोन है, आईडीएफ के अलावा वहां कोई अलाउड नहीं था, लेकिन वहां इजरायली सिविलियंस भी पहुंचे जो सेटलमेंट्स बना रहे हैं। अब वो सेटलमेंट एक एक्सपेरिमेंट के बतौर बना रहे हैं या वहां रहना है, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ग्रेटर इजराइल के नाम पे बना रहे हैं और वो एक झंडा भी फहरा रहे हैं वहां पर, इजराइल का झंडा। तो अब ये इन सारी परिस्थितियों में ये अभी देखना बाकी है कि सऊदी अरब के प्रति जो एक एजेंडा, जायनिस्ट एजेंडा है, एजेंडा तो है देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नेतन्याहू ने उसको अभी आर्टिकुलेट नहीं किया है। अब वो कब आर्टिकुलेट करता है। दूसरा एक ये भी सिनारियो एक है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना को हम चाहे बाद में लें, लेकिन उस मक्का मदीना इजरायली प्रोटेक्शन में आ जाएगा। वो कैसे? वो इस तरह से कि अगर ईरान से वॉर हुई और ईरान से वॉर अगर होगी और इधर हमास मजबूत हुआ, तो ये दोनों ही सऊदी अरेबिया की हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में इजराइल जो है मक्का मदीना को कहेगा कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, और वो उस प्रोटेक्शन में शिया सुन्नी करवाएगा और फिर एक समय उसको ले लेगा। ये पूरी प्लानिंग है, ये अच्छा, पूरी प्लानिंग है। और मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, अमरीश मिश्रा जी जिस तरफ बात कह रहे हैं मक्का और मदीना की प्रोटेक्शन की कि इजराइल अपने हाथ में ले लेगा, पिछले कम से कम 10 साल पुरानी ये खबर है और उसके बाद उसमें कोई तब्दीली नहीं है। इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथ में है दुनिया भर से आने वाले हाजियों की सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी सिर्फ आजकल उस तरह से नहीं कही जाती कि इजरायली झंडा लगा करके कोई गार्ड खड़ा होगा वहां पर, बल्कि इजरायली सिक्योरिटी का मतलब यह है कि तमाम इंटेलिजेंस उसके पास में है, कंप्यूटर में होने वाली सारी इंफॉर्मेशन उनके पास में है। और कुछ साल पहले जो भगदड़ मची थी मिना में, जिसमें कई तकरीबन सैकड़ों ईरानी मारे गए थे, उसमें कई ईरानी बहुत ही अहम न्यूक्लियर साइंसदान भी मारे गए थे, बहुत ही बड़े लोग। तो ये वहां अभी तक इस वक्त भी मौजूद है। और ऐसी खबरें आई हैं बीच में, अल जजीरा ने एक रिपोर्ट की थी कुछ साल पहले कि मक्का के अंदर यहूदी प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। यहां तक की खबरें अब तक आ चुकी हैं और आप जो इशारा दे रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है और दुनिया के मुसलमानों को इस पर गौर फिक्र बहरहाल करने की जरूरत है। अच्छा, अब ये जो इजराइल में फौजियों की कमी की बात आ रही है, कल ही हमने खबर पढ़ी कि फ्रांस और अमेरिका में भर्ती की जाएगी, इजराइल के लिए फौजें लाई जाएंगी। उधर 60,000 रिजर्विस्ट को गाजा पे कब्जा करने के लिए तैयारियां। इसको आप कैसे समझ रहे हैं, क्या कुछ है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि 60,000 रिजर्विस्ट, तो अभी ये 2.5 लाख रिजर्विस्ट कह रहे थे, एक बीच में बात है 4.5 लाख रिजर्विस्ट। दरअसल क्या है कि इजराइल ये मानता है कि गाजा पे उसको कब्जा करना। अब इसका क्या मतलब है, अभी भी देखिए जो इयाल जमीर जो सेना के चीफ हैं और नेतन्याहू, उनमें इख्तिलाफ है, आपस में उनमें झगड़ा है कि इसका मतलब क्या होगा। क्योंकि इयाल जमीर ने यह कह दिया है कि गाजा को कंट्रोल करने का मतलब है कि हम इंटरनेशनल लॉ में अगर कोई एक कंट्री दूसरी जगह को ऑक्यूपाई करती है तो फिर उसकी ह्यूमैनिटेरियन नीड्स भी उसको देखनी होती है। तो इसको लेके जो अटॉर्नी जनरल हैं जिनसे नेतन्याहू की लड़ाई चल रही है, उसका नाम ग्याला बहारेव है, हाँ, हाँ। उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत ये ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता है। दूसरी बात, एक ये भी बात हुई है कि जो एक तरह से मतलब क्या उसको कहा जाए कि नेतन्याहू के पास, मतलब इयाल जमीर ने यह भी कहा है कि हम लोग जो हैं वो 20 लाख लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि जो गाजा सिटी है, देखिए गाजा सिटी एक अलग है। गाजा सिटी जो नॉर्थ गाजा जबलिया बेस हनून है, उसके नीचे गाजा सिटी है, उसके बाद
सेंट्रल गाजा, उसके बाद साउथ गाजा। तो गाजा सिटी सेंट्रल और नॉर्थ गाजा के बीच में है, जो पुरानी गाजा सिटी। अभी देखिए सारी लड़ाइयां उधर ही हो रही हैं। तो गाजा सिटी को ऑक्यूपाई करके वहां अभी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सब बहुत पुरानी इमारतें, बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है वो, चर्चेज वगैरह भी बहुत पुरानी है वहां। तो उनको पूरा एक लेवल करके और गाजा सिटी से वो कह रहे हैं कि ये हमास का लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अभी जो वीडियोज आए हैं उसमें देखिए जैतून और शुजैया ये सब इलाके वहीं पर हैं, और उसको और वो इजरायली फौज अगर गाजा सिटी के अंदर घुसी तो उसको चारों तरफ से जैतून और अल्तुफा और ये शुजैया वगैरह इलाका घेरे हुए हैं जियोग्राफिकली, और इन सारे इलाकों में हमास है। तो वो बात ये हो जाएगी कि जब इजरायली सेना अगर घुस भी गई, वो सलादीन स्ट्रीट है उसके वेस्ट में, अगर अगर इजरायली सेना घुस गई गाजा सिटी के अंदर, तो ऑलरेडी घेरे हुए है हमास उसको चारों तरफ से। तो ये व्यू रचना ऐसी है कि उसमें इजराइल फंस जाएगा। तो इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि बड़ी फोर्स आए जो बाहर जो हमास का घेरा है उसको भी तोड़े। अब उस चीज को वो असंभव है टूटना, क्योंकि हमास तो टनल्स के अंदर आधे पेट रह के और महीनों लड़ने की, सालों लड़ने की उसको ट्रेनिंग है। तो ऐसी स्थिति में मुझको नहीं लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है। गाजा का जो सिटी का इन्वेजन है उसका मतलब यही बस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करो, ये करो। आर्मी ऑक्यूपेशन, जो कि एक ऑफिशियल आर्मी ऑक्यूपेशन जो इजराइल के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल देगा, वो नेतन्याहू भी नहीं चाहता है, और उसकी सेना भी कह रही है कि वो संभव नहीं है। हालांकि जो स्मोत्रिच और बेन गिविर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर करना है तो फिर पूरा ऑक्यूपाई करो और पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस करो, धीरे धीरे उनके बाहर जाने का रास्ता तैयार करो। तो ये जो कि असंभव लग रहा है अब अभी की परिस्थितियों में कि कोई, अब बात आ रही थी कि सूडान से बात हो रही है, साउथ सूडान से। और साउथ सूडान जो है क्रिश्चियन, बेसिकली क्रिश्चियन कंट्री है, नॉर्थ साउथ में सूडान डिवाइड हो चुका है। साउथ सूडान क्यों लेगा पैलेस्टीनियंस को? सोमालिया से बात चल रही है, चाद से बात चल रही है, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज से। वो बेमतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब तभी होता अगर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट फिलिस्तीनियों को लेने को तैयार होते, और वो तैयार भी, वो तो एक तो पॉलिटिकली वो तैयार नहीं है, दूसरा फिलिस्तीनी भी जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी पॉलिटिकल इशू है कि हमें यहीं रह के लड़ना है। तो अब ऐसी परिस्थिति में नेतन्याहू का गाजा प्लान तो फेल कर गया है, टेक्निकली वो फेल हो गया है। अब नेतन्याहू गाजा के मामले में क्या करेगा सिवाय इसके कि वो जो स्टारवेशन की नीति अपनाए हुए है, जो ब्लॉकेट किए हुए है, उसको अनवरत जारी रखे और फिर उससे कुछ फिलिस्तीनी सिविलियंस मरते रहे। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि फिलिस्तीनी सिविलियंस जो हैं उनकी डेथ्स हो रही है, केवल वो लड़ भी रहे हैं और प्लस उसमें सरवाइव भी कर रहे हैं। और अभी एड बहुत सारा एड नेतन्याहू को अलाउ करना पड़ा है, बहुत सारा ऐसा एड है जो नेतन्याहू को अलाउ करना पड़ा है। और हालांकि जो जरूरत है उससे बहुत कम है, वो 600 ट्रक रोज जरूरत है, तो 120 130, और बीच में नेतन्याहू लुटवा भी लेता था, जो आदि भी थी ट्रक्स अबू शबाब गैंग से। लेकिन हमास ने अबू शबाब गैंग की कमर तोड़ दी है। और अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि अबू शबाब गैंग राफा में बेस था, और ये था कि नॉर्थ गाजा में भी वो घुसेगा, तो हमास ने अंदर नहीं आने दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया उसके। तो इजराइल की ये भी जो कोशिश थी कि फिलिस्तीनियों के अंदर एक दलाल गुट ऐसा तैयार करना, अल शरा टाइप, जो वहां पर भीतर घात करे, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए बड़ी एक अजीब सा एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है, जिसमें क्लैरिटी जो है वो इजराइल के पास नहीं है कि वो आगे क्या करे। सच्चाई है वो आगे क्या करे, ये क्लैरिटी नहीं है। ना तो वो ये तय कर पा रहा है कि जंग कैसे लड़े आगे, ना वो ये तय कर पा रहा है कि जंगबंदी कर ले, और जंगबंदी कर ले तो फिर जाहिर है हुकूमत गिरेगी। तकरीबन ये हालात हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लोग हैं, जो कुद्स फोर्स है या ये अल कस्साम ब्रिगेड है हमास की और जिहाद इस्लामी की, वो रोजाना तकरीबन वीडियो जारी कर रहे हैं कि वो किस तरह से इजरायली फौजियों को मार रहे हैं। आज भी एक नई वीडियो आई है, कल भी एक वीडियो इसी तरह की आई थी। तो ऐसी हालत में बहुत मुश्किल हुआ है नेतन्याहू के लिए, जाए तो कहां जाए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चलना चाहता हूं सीरिया की तरफ। सीरिया में अब क्या हो रहा है? देखिए, सीरिया में
अभी जो ताजा खबरें आ रही हैं वो सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर इजरायली डेलीगेशन से मिले हैं पेरिस में, और अमेरिकी नुमाइंदे मिले हैं द्रुज लीडर से, और सीरिया के इश्यूज पर बात की है। क्या 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 कुछ पक रहा है सीरिया में, क्या हो रहा है? नहीं, सीरिया में देखिए अभी तो वही है कि सीरिया में डेडलॉक है। डेडलॉक ये है कि जो अमेरिका की जो पॉलिसी थी कि जो अल शरा की सरकार है उसमें कुछ कर्ड्स भी मिल जाएं, उसमें ड्रूज भी मिल जाएं, वो हो नहीं रहा है। इजराइल का गेम ये है कि ड्रूज और अल शरा के बीच एक फ्रिक्शन रखो, ड्रूज को अपने प्रोटेक्शन में रखो, और अल शरा इनका आदमी है ही, लेकिन अल शरा का इस्तेमाल करके वहां के माइनॉरिटीज का कत्लेआम कराओ, फिर वहां के माइनॉरिटीज के खैर ख्वाह बन के उभरो। ये इनका गेम है इजराइल का। अमेरिका का गेम ये था कि भाई सीरियन जो सीरियन कर्ड्स हैं वो इनकी सेना में शामिल हो जाएं, लेकिन वो हुए नहीं। उसके बाद आईसिस को लेके बहुत सारा एक इस तरीके का एक वो बना हुआ है। अभी कल खबर आई है कि इडलिब में कोई ऑपरेशन हुआ है वेस्ट का, जिसमें आईसिस का जो चौथा खलीफा है या पता नहीं कौन, उसको मार गिराया गया है। उसकी कई फ्रेंच वाइफ्स जो वहां थी उसकी, उनको पकड़ा गया है। ये भी बड़ी अजीब अजीब चीजें हो रही है। अब किसने मारा है, क्या किया है, और आईसिस वहां पर किस स्टेटस में है, ये बात तो क्लियर है। असद के गिरने के बाद आईसिस उभरा है। अब एक समय ये भी बात हो रही थी कि ट्रंप अगर अल शरा ने काम नहीं किया ठीक से अमेरिका के हिसाब से तो आईसिस को अमेरिका वहां बिठा देगा, लेकिन फिर उसमें इजराइल का अपना दूसरा व्यू है। तो ये सब चीजें जो हैं देखिए सीरिया में, और सीरियन रेजिस्टेंस का एक अलग वो चल रहा है कि वो मजबूत हो रहा है, वो कोस्टल रेजिस्टेंस भी इधर का भी, और वहां पर जो अलावाइट्स हैं जो प्लस सीरियन अरब ट्राइब्स हैं जो सुन्नी ट्राइब्स हैं, वो भी एक अपना विरोध जता रही हैं, और इस तरह की दोहरी नीति पे वो चलने से मना कर रही। तो ऐसी सिचुएशन में अभी देखिए कुछ भी हो सकता है। कल को एकदम से कर्ड्स और इसमें लड़ाई हो सकती है अल शरा में, और उस स्थिति में इजराइल कर्ड्स का सपोर्ट करेगा। इजराइल हमेशा ये चाहता है कि वहां स्ट्राइक एक माइनॉरिटीज और अरब्स के बीच वहां स्ट्राइफ चलती रहे, परमानेंट स्ट्राइफ वहां चले, और जिसको लेके वो फिर धीरे धीरे और अंदर घुसे। उसका मकसद है डेविड्स कॉरिडोर बनाना, पूरा एक जो कर्डिश, क्योंकि वो कर्ड्स को अपना एलाई समझता है इजराइल, तो वहां तक कुनेत्रा से वो कर्डिश एरिया तक एक कॉरिडोर बनाना चाहता है कि वो कॉरिडोर, लेकिन वो कॉरिडोर फिर इडलिब और हमा को काट देगा। तो वो अगर इडलिब और हमा को काटेगा तो फिर अर्दोगन का क्या होगा, अर्दोगन किस तरीके से इस काम को होने देगा। ये सब अंतर्विरोध है। अच्छा, ये अहमद अल शरा यानी जिसे एचटीएस कहा जाता है, हैत तहरीर अल शाम, और आईएसआईएस जिसे दाइश कहा जाता है, और ये कुर्दों के जो ग्रुप्स हैं उनको भी कुछ लोग टेररिस्ट कहते हैं। तो इन सब से तो इजराइल के ऑलरेडी ताल्लुकात हैं, तो अपने ही अलग अलग एलाइज को बीच में टकराते रहना है, या इन सबसे अपने अपने काम लेना है? क्या मतलब स्ट्रेटेजी क्या होती है? ये बड़ी अजीब बात है। देखिए, इजराइल की पसंद से अहमद अल शरा है, अब अहमद अल शरा के मुखालिफिन को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दुरुज अलग, हो सकता है अलावाइट के लिए भी कहने लगे हमारी बड़ी हमदर्दी है अलावाइट्स के साथ। तो ये क्या बिल्कुल जिसे कहते हैं खिचड़ी पकने वाला मामला है, किस तरफ क्या कुछ नजर आ रहा? ये बहुत सीधी, ये इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इजराइल ये चाहता है कि उसने अल शरा को वहां इसलिए खड़ा किया कि अल शरा माइनॉरिटीज पे जुल्म करे, और माइनॉरिटी मतलब अलावाइट, द्रूज, कुर्द, इन लोगों पे जुल्म हो, और इन लोगों के खैरख्वाह के रूप में इजराइल उभरे। तो इजराइल को दोनों तरफ से फायदा, अपनी फोर्स से जुल्म कराओ और फिर उस जुल्म की मुखालफत करते हुए खुद उभरो। तो ये जो डुअल गेम है ये इजराइल खेल रहा है। यानी आग जलाने के लिए लकड़ी भी भेजो, आग भी भेजो, आग बुझाने वाले भी बन के पहुंच जाओ। ये कहानी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अमेरिका भी करता रहा है। ये अमेरिका भी बहुत जगहों पे यही करता रहा है कि हुकूमत को भी साथ में है, अपोजिशन के साथ में भी है, टेररिस्ट के साथ में भी है। तो ये मुसलसल तबाही का सिलसिला है। अच्छा, मैं आखिर में अगर ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए तो आपने
गाजा वाले मामले में भी एक तरह से डेडलॉक की बात कही, सीरिया वाले मामले में भी डेडलॉक की बात कही, और एक अजीब सूरत हाल है जिसका समझना जरा मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। अब ये जो डेडलॉक है मुख्तलिफ थिएटर्स में, इससे किसको फायदा होने वाला? देखिए, डेडलॉक से तो गाजा में हमास को फायदा है, और क्योंकि डेडलॉक जब तक रहेगा तब तक और इजराइल डिसाइसिवली कुछ मूव नहीं कर पाएगा तब तक हमास का अपर हैंड रहेगा। और इसलिए ये जो उधर सीरिया में भी जो डेडलॉक है वो इजराइल के खिलाफ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर इजराइल के लिए इजराइल को चाहिए कि वो जल्दी उस डेडलॉक को तोड़े और कुछ अपना जो डेविड्स कॉरिडोर है, नेत्रा से लेके ये जो कर्डिश इलाके हैं उसमें एक कॉरिडोर बना ले। क्योंकि देखिए, अभी इजराइल सीरिया में घुस तो गया है, लेबनान में भी अभी जो 5 इलाकों में उसको खाली नहीं किया है, लेकिन कोई कॉरिडोर नहीं बना पा रहा है जो इन सब चीजों को लिंक करे। और जब तक वो कुछ इन सब चीजों को लिंक नहीं करेगा, जो अलग अलग उसने इतने सारे फ्रंट्स खोल दिए हैं, तो वो हर फ्रंट पे आउटफ्लैंक होने की, पिटने की चांस। अब लेबनान को ले लीजिए, लेबनान में बहुत लंबी डिबेट चल रही है, और वहां की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल वो है नहीं, हिजबुल्लाह डिसआर्म होगा नहीं। अब हिजबुल्लाह जब डिसआर्म नहीं होगा तब अमेरिका इजराइल क्या करेंगे, कैसे लेबनीज सरकार पर दबाव डालेंगे? क्या इजराइल वापस उस स्थिति पे जाएगा 1982 वाली, कि वो बेरूत तक पहुंच जाए? क्योंकि अगर वो स्थिति बनती है तो उस समय हिजबुल्लाह नहीं था, इस बार हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह के साथ सीधे वॉर होगी, और उसके बाद जो लेबनीज नेशनलिज्म है वो भी इजराइल के खिलाफ हो जाएगा। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इजराइल के सामने बहुत बड़ा एक डिलेमा है कि उसके पास मैन पावर नहीं है वहां पर अपनी बातों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। और उसको चाहे उसको जितनी हेल्प अमेरिका से मिल जाए पैसे के मामले में, हथियारों के मामले में, वो मैन पावर नहीं है कि जो होल्ड कर सके इतने एम्बिशियस प्लान को, ग्रेटर इजराइल के प्लान को। अब ये अलग बात है कि वहीं के लोग सरेंडर कर दें, तो देखिए उसमें सीरिया और लेबनान में तो लोग सरेंडर करने वाले नहीं है। जॉर्डन, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, और मतलब इजिप्ट भी नहीं, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ये सरेंडर कर सकते हैं, मतलब एक हद तक इजराइल को जगह दे सकते हैं। दूसरी बात जो है कि अभी कुवैत के अमीर ने कुछ ऐसा फतवा दिया है या कुछ इस तरह का किया है कि इजराइल के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अब कुवैत का क्या वक़्त है, क्या वजूद है, नहीं पता, लेकिन वो कुवैत का ये कहना भी बड़ा एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बहरीन वगैरह ने तो इजराइल के साथ डील कर ली, बिल्कुल क्लियर डील कर ली, लेकिन कुवैत, ओमान ईरान के साथ है, कुवैत भी कुछ ऐसा दिखा रहा है। सऊदी अरेबिया बिल्कुल शांत है, तब से वो शांत है, वो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहा है, मतलब जो पहले थोड़ा बहुत बोल भी रहा था अब कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये भी एक अजीबोगरीब स्थिति है। लेकिन देखिए, हमको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे इजराइल इस डेडलॉक से निकले, और इजराइल को ही निकलना है डेडलॉक से। डेडलॉक बनाए रखने में इजराइल का फायदा नहीं है, फायदा वहां पर हमास का है, और सीरियन रेजिस्टेंस का है, और वहां हिजबुल्लाह का है। तो यानी या तो वो जंगबंदी कबूल करे डेडलॉक से निकलने के लिए, या जंग को एस्केलेट करे, जंग को आगे बढ़ाए। तो और जंग बढ़ाने के लिए फौजी ताकत की भी जरूरत है। मोरल बहुत डाउन है इजरायली फौजियों का, बाकायदा उन्होंने अपने ही मीडिया से कहा है कि हमें मत भूलना, हम थक चुके हैं, हम जल चुके हैं, तकरीबन इस तरह की बातें। तो यही नहीं, एक चीज आपको और बता, एक ब्रिगेड, अभी मैंने कल ही इसकी न्यूज दी है, एक ब्रिगेड खड़ी की है, उसमें आप देख सकते हैं सफेद दाढ़ी वाले जो ज्यूज हैं, पूरी ब्रिगेड वो मतलब वो सलूट कर रहे हैं, 700-800 1000, मतलब ये हालत हो गई। 56 साल, 60 साल, 65 साल, एक बूढ़ों की फौज आईडीएफ खड़ी कर रहा है। अब इसका ये क्या कर लेगी वहां, कहीं भी किसी भी थिएटर ऑफ वॉर में ये बूढ़ों की फौज क्या कर लेगी, सवाल ये। और ये क्यों इजराइल कर रहा है? यानी अब जो है वो बूढ़ों को भी जेल, उसमें जंग में भेजने की तैयारी है। और ऐसी हालत में देखिए, एक तरफ हमास के वो नौजवान जो हमें नहीं भूलना चाहिए, आपने देखा, दुनिया ने देखा, जब कैदियों को छोड़ने के लिए उन्होंने एक तरह से सेरेमनी की, कितनी मजबूती से निकल करके आए थे, और वो अभी भी वहां मौजूद हैं। 4x4 की बेहतरीन गाड़ियां, अच्छी यूनिफॉर्म, नए प्रिंटेड स्टिकर्स,
सारी चीजें हमें जो ताजगी नजर आई थी वो जरूर अंदर जमीन के नीचे छुपी हुई है। एक तरफ बूढ़ों की फौज लाने की बात है, फ्रांस और अमेरिका से भर्ती करने की बात है, इजराइल कहां टिक पाएगा ये इम्कान नहीं है। सिर्फ उसको जो सहारा रहता है वो अमेरिका का रहता है, लेकिन क्या ट्रंप भी वो नुकसान वाले सौदे पर आगे बढ़ेंगे? नेतन्याहू, मुझे याद आ गया कि अमेरिका ने इस बात से इनकार किया है कि इजराइल के ताजा यमन पर हमले में उसने कोई साथ दिया है। यानी वो अब उसको एग्रीमेंट को मान के चल रहे हैं कि हम कोई हमला नहीं करेंगे यमन के खिलाफ। यमन के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, यमन अब भी मुसलसल हमले कर रहा है इजराइल के खिलाफ। क्या वो किसी तरह से, क्या वो ही मजबूर करेगा नेतन्याहू को जंगबंदी कबूल करने के लिए? नहीं, हो सकता है, क्योंकि देखिए लेकिन यमन वेट कर रहा है अगली ईरान इजराइल वॉर का। अच्छा, डेडलॉक से निकलने का एक तरीका नेतन्याहू के पास और है कि ईरान से वॉर कर लो। ये क्योंकि ईरान से वॉर करने में अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा और ये होगा कि सब जगह फंसे हुए हैं, ईरान से वॉर हो जाएगी, फिर फोकस वहां हो जाएगा, फिर वो एक अलग चीज होगी। लेकिन इस बार ईरान की तैयारी ऐसी सुनने में आ रहा है कि वो ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है जॉर्डन के माध्यम से। और अगर ग्राउंड इन्वेजन उसने किया वेस्ट बैंक वगैरह में और वहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस उसके साथ हो गया, तो फिर यमन भी इधर से ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें ये हैं, ऐसी हैं जो इस तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं कि नेतन्याहू के लिए मुश्किल दिन है, वो कहीं से बच नहीं सकता है। और ये ईरान जो के साथ जंग शुरू की तो ईरान ने जिस तरह से 12 दिन की जंग में अब पहले 2 दिन को अगर छोड़ दे तो 10 दिन जिस तरह से इजराइल की पिटाई की है, वो भी उसको याद रहनी चाहिए। बहुत नुकसान हो चुका है, शायद 10 साल में भी इजराइल नॉर्मल हालात में ना पहुंच सके इस 12 दिन से जंग से पहले की हालत में। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें वक्त दिया, हमारे दर्शकों को, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आपने कई चीजें जो आज कही हैं वो बहुत ही अहम है कि गाजा में नेतन्याहू का प्लान फेल हो चुका है, उसको डेडलॉक से निकलने की जरूरत है। लेकिन वो कैसे निकले? उधर हुथी अंसारुल्लाह के हमले जारी हैं, उधर ईरान की तैयारी है। ट्रंप भी शायद उतना साथ ना दे पाए जितना आपसे पहले दे रहे थे। आने वाला वक्त बताएगा क्या सूरत हाल बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।